सुप्रीम कोर्ट ने आज नैब ऑर्डिनेंस में जून और अगस्त 2022 में पीडीएम हुकूमत की तरफ से की गई तमाम तरामीम बहाल कर दी हैं। हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली हैं, जिस पर इमरान खान ने हुकूमत को NRO 2 मिलने का ताना दे दिया है। मगर अहम बात यह है कि वैसे तो इस केस में हुकूमत को फतह मिली है, इमरान खान को शिकस्त हुई है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद ये दावा कर रहे हैं कि इस फैसले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को ही हो सकता है, जिन पर तोशाखाना का एक और केस तो शुरू ही हुआ है, मगर उन पर 190 मिलियन पाउंड केस की बड़ी तलवार लटक रही है। और तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की रिहाई हो सकती है। साथ ही सदर आसिफ अली जरदारी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को नैब तरामीम बहाल होने से फ़ायदा मिल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस बंद हो सकता है। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ जाली अकाउंट्स के केसेस बंद हो सकते हैं। साथ ही नैब ऑर्डिनेंस के तहत अब पब्लिक एट लार्ज का मतलब कम से कम 100 अफराद होगा, जिसका बड़ा फ़ायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ को हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ नैब में शिकायत के लिए मुतासरीन की तादाद अब कम से कम 100 होना ज़रूरी है। मगर ये सब कैसे मुमकिन है और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कौन से अहम नुक्ते उठाए गए हैं, ये तफसील हम आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता साल 15 सितंबर को अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले 55 समातों के बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2-1 की अक्सरियत से इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत की तरफ से की गई तरामीम को कलअदम करार देने का फैसला सुनाया था, जिसने उस वक्त बहुत से सियासतदानों को मुश्किलात में डाल दिया था। उस 3 रुकनी बेंच के जस्टिस एजाजुल हसन ने जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले से इत्तफाक किया था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया था। मगर उस फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ समेत मुतअद्दिद सियासतदानों के नैब तरामीम की बुनियाद पर ख़त्म या दूसरी अदालतों को मुंतकिल होने वाले तमाम केसेस दोबारा खुल गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी, जिस पर समातों के बाद आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने मुत्तफ़िका तौर पर नैब तरामीम बहाल कर दी। मगर ये वो केस है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने का मौका दिया, उनको सुना और समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट से उनकी एक तस्वीर भी लीक हो गई थी। इमरान खान दलाइल के दौरान नैब तरामीम बहाल करने की मुखालफत करते रहे, मगर आज जब ये तरामीम बहाल हो गई हैं तो PTI उन्हें इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में इस्तेमाल करना चाह रही है और दावा कर रही है कि मज़कूरा तरामीम के बहाल होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के 2 नैब केसेस ख़त्म हो जाएंगे, जिससे इमरान खान की रिहाई का रास्ता खुल जाएगा। उनमें से पहला 190 मिलियन पाउंड केस है, जबकि दूसरा तोशाखाना का नया केस है, जिसमें इस वक्त इमरान खान गिरफ्तार है। जून 2022 में पीडीएम हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 4 में तरमीम करते हुए करार दिया कि वफाकी और सूबाई काबीना, उनकी कमेटीज़, सब कमेटीज़, मुश्तरका मफादात काउंसिल, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन, एक्निक, CDWP, PDWP, स्टेट बैंक और इस तरह की दीगर बॉडीज़ के फैसलों पर नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा, बशर्ते के ऐसे किसी फैसले के नतीजे में अवामी ओहदा रखने वाले ने कोई माली फ़ायदा हासिल किया हो। नैब ऑर्डिनेंस में की गई ये तरामीम इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन ने ख़त्म कर दी थी, मगर आज ये बहाल हो गई हैं, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली का फैसला काबीना ने किया था। इसलिए मज़कूरा तरमीम के नतीजे में इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस बनता ही नहीं है। हालांकि ये वाज़ेह हो कि काबीना के मुतादिद अरकान, जिनमें शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी वाज़ेह तौर पर शामिल हैं, वो कह चुके हैं कि ये फैसला उनसे एक बंद लिफाफे पर दस्तखत करा के कराया गया था। इसके अलावा नैब तरामीम बहाल होने के बाद तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि इमरान खान के खिलाफ नैब का नया तोशाखाना केस भी खत्म हो जाएगा। PTI किस बुनियाद पर यह दावा कर रही है, ये भी आपके सामने रखते हैं। अगस्त 2022 में पीडीएम हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में कई तरामीम की, जिनमें से एक तरमीम ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 में की गई, जिसके मुताबिक जिन केसेस में 50 करोड़ रुपए से कम मालियत की माली बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम हो, वो केसेस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएंगे, बल्कि दूसरे इदारे ऐसे केसेस की तफ्तीश करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस में की गई ये तरमीम भी इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन ने ख़त्म कर दी थी, मगर आज ये भी बहाल हो गई है, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का नया नैब केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस केस में इमरान खान पर कौमी खजाने को 3 करोड़ रुपए से ज़ायद यानी 50 करोड़ रुपए से बहुत कम का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने आज इन दोनों केसेस के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमें 2 फ़ायदे हुए हैं। तोशाखाना केस में 3.5 या 4 करोड़ का इल्ज़ाम है, वो अब नहीं चलाया जा सकता, और अलकादिर केस में भी नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें ज़ाती मफाद शामिल नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को देखना है, ये फाइनल हो गया है। हमें दो फायदे इसके हुए, एक तो ये जो तोशाखाना 2 है उसमें तकरीबन 3.5-4 करोड़ के गेन का एलिगेशन थी, तो वो केस नहीं चल सकता। अलकादर वाला केस भी नहीं चल सकता क्योंकि इसमें पर्सनल गेन नहीं है। जबकि ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के लिए दरख्वास्त दायर करने पर गौर भी किया है। अब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम बहाल करने का आज का फैसला रखते हैं, जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर सुनाया है, जिसे चीफ जस्टिस ने खुद तहरीर किया है और जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल पर कड़ी तनकीद भी की गई है। ताहम ये वाज़ेह रहे कि बेंच के रुकन जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने आज सुनाए गए फैसले के नतीजे से तो इत्तफाक किया है, मगर फैसले की वजूहात से इख्तलाफ करते हुए अपना एक अलहदा नोट लिखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया गया था। उन्होंने आईनी और जमहूरी निज़ाम को नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को कानून साजी और एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात से नवाजा और आला अदालतों के उन तमाम जजेस को हटा दिया जिन्होंने उनके इक़्तिदार पर कब्जे की हिमायत नहीं की थी। इस ऑर्डिनेंस को बनाने का मकसद इसके इब्तिदाइये में मौजूद है, जो कहता है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा, उन प्रैक्टिसेस में मुलविस अफराद का एहतसाब करना, अलबत्ता वो सियासतदान जो परवेज़ मुशर्रफ के पास आए या जिन्होंने उनकी स्पॉन्सर की गई पार्टी को ज्वाइन किया, उन्हें बरी कर दिया गया। जिस तरीके से इस ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल किया गया या जिस तरीके से उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उससे ये तासुर आम हुआ कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक आला है। फैसले के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस में एक तरमीम 22 जून 2022 को की गई, फिर दूसरी तरमीम 12 अगस्त 2022 को की गई और फिर 29 मई 2023 को नैब एक्ट 2023 के जरिए तीसरी तरमीम की गई। जब हमने दरख्वास्त सुनी तो उस वक्त नैब की तीसरी तरमीम फील्ड में मौजूद थी। इस तरमीम के आने तक इमरान खान की तरफ से चैलेंज की गई दोनों तरमीम पर 6 समातें भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कलअदम करार दिए गए फैसले से इस तीसरी तरमीम का मामला हल नहीं हुआ और इससे एक बेतरतीबी की सूरत हाल पैदा हो गई। ये तीसरी तरमीम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के सेक्शन 231 और 350 से मुताल्लिक थी और ऑर्डिनेंस के सेक्शन 36 के बारे में जो दीगर अदालतों के सामने समातों और ट्रायल के हवाले से थी। इस ऑर्डिनेंस में की गई तरामीम के खिलाफ मिस्टर इमरान खान नियाजी ने सीनियर एडवोकेट ख्वाजा हारिस अहमद के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर सवाल उठा दिया, लेकिन मिस्टर नियाजी ने अपने वकील के जरिए रजिस्ट्रार के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए चैम्बर अपील दायर कर दी, जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुना और फिर 6 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया कि यह अपील काबिल समाअत है। फिर इस दरख्वास्त को सुनने के लिए अदालत ने 19 जुलाई 2022 की तारीख दी, जिसके लिए नोटिस भी जारी किए गए और फिर कई समातों के बाद 15 सितंबर 2023 को इस दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया था। इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 2023 में ही जमा करवा दी गई थीं। जब इस हवाले से नोटिस जारी किए गए तो मिस्टर इमरान खान नियाजी ने कोई वकील ना करने का फैसला किया और बताया कि वे इस मामले पर अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे। जब उनकी दरख्वास्त सुनी जा रही थी तो उस वक्त मिस्टर नियाजी की नुमाइंदगी 13 वकला कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद 30 मई 2024 के ऑर्डर में उनकी इस दरख्वास्त को मान लिया गया कि वो अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे। जबकि इससे पहले 14 मई 2024 को हमने पहले ही ख्वाजा हारिस को मिस्टर इमरान खान नियाजी की नुमाइंदगी करने के लिए मुकर्रर कर दिया था और रियासत को हिदायत भी कर दी थी कि वो उनकी फ़ीस अदा करें, लेकिन सीनियर एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने रियासत से किसी भी किस्म की फ़ीस लेने से मना करते हुए मिस्टर इमरान खान नियाजी की नुमाइंदगी के लिए हामी भर ली थी। इस दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा होने के दौरान ही 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में दर्ज था कि आइन की तशरीह करने वाले तमाम केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 से कम जजेस नहीं सुनेंगे। दरख्वास्त में दर्ज था कि नैब ऑर्डिनेंस में की गई तरामीम आइन के खिलाफ हैं, इसका तयन करने के लिए आइन की तशरीह ज़रूरी थी। इस दरख्वास्त को सुनने वाले जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 अगस्त 2023 को अपनी राय भी दी कि इस दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत तभी की जाए कि जब अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक फैसला कर ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4(2) के अलावा जो आर्टिकल 183(3) के तहत सुने गए केसेस पर अपील का हक देता है, उसे इस अदालत ने आइन के मुताबिक करार दिया था। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील का मैकेनिज्म दिया गया था, जिसको एक प्रोसीजरल मामला भी समझा जा सकता है। अलबत्ता उस एक्ट के सेक्शन 4 में दर्ज किया गया था कि जहां पर आइनी दफात की तशरीह का मामला हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुने। अलबत्ता नैब तरामीम से मुतालिक दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच ने सुना, जो कि इस एक्ट के, इस कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब पटिशन ज़ेरे इल्तवा थी तो इसका फैसला होने से तकरीबन 5 माह पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज कर दिया गया था। दरख्वास्त की समाअत करने वाले जजेस की तवज्जो खास तौर पर उस कानून की तरफ मबजूल कराई गई जिसके तहत दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम
5 जजों के जरिए की जानी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के जारी करदा 29 अगस्त 2023 के हुक्म के जरिए इस एतराज को मुस्तरद कर दिया गया। तहम इस हवाले से जमा कराई गई दरख्वास्त को बगैर सुने छोड़ दिया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का यह कहना दुरुस्त था कि एक्ट के निफाज के बाद 3 रुकनी बेंच की तरफ से दरख्वास्त की समाअत नहीं हो सकती थी। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह खुद को बेंच से अलग कर लेते तो उस वक्त बाकी 2 जजेस की तरफ से दरख्वास्त की समाअत नहीं हो सकती थी और ना ही उनकी तरफ से इसका फैसला हो सकता था। फैसले के मुताबिक कलअदम फैसला सुनाने वाले जजेस यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसने इब्तिदाई तौर पर उन आईनी दरख्वास्तों की समाअत की थी जिनके जरिए बाद में एक्ट बनने वाले बिल को चैलेंज किया गया था और बेंच ने इसके निफाज को मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद मज़कूरा दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया, जो कि इस अदालत के तरीक़ाकार के खिलाफ है, क्योंकि एक बार केस की समाअत शुरू होने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता और ख़ास तौर पर जब ऐसा करने की कोई वजह भी ना हो। ताहम जिन दरख्वास्तों के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चैलेंज किया गया था वो अगले 100 दिनों तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई और उनकी अगली समाअत मौजूदा चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के बाद 18 सितंबर 2023 को की गई थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4(2) के अलावा एक्ट की चैलेंज की गई बाकी शिकों को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। फैसले के मुताबिक नैब तरामीम को चैलेंज करने वाली पटिशन को एक्ट के मुताबिक नहीं सुना गया और एक्ट के मुताबिक फैसला नहीं किया गया, जिसके तहत ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच के जरिए उसकी समाअत की जाए और फैसला किया जाए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दफ़ात पर अमल किया जाता तो दरख्वास्त का फैसला मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता था। कानून की पासदारी और उस पर अमल करने से इस अदालत का काफ़ी वक्त बच जाता और अवामी वसाइल की भी बचत होती। फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 5 के तहत दायर करदा उन अपीलों में गैर कानूनी फैसले को चैलेंज किया गया है, क्योंकि एक्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत के असल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच के सामने अपील का हक देता है। अदालत उन अपीलों को इस बुनियाद पर मंजूर कर सकती है कि पटिशन की समाअत एक्ट के मुताबिक नहीं की गई और 5 रुकनी बेंच के जरिए उसका फैसला नहीं किया गया, लिहाजा यह फैसला गैर कानूनी है। मगर 3 रुकनी बेंच ने 55 समाअतों में बहुत वक्त ज़ाया कर दिया था, इसलिए सिर्फ इसी एक बुनियाद पर गैर कानूनी फैसले को ख़त्म करना मुनासिब नहीं होगा। फैसले के मुताबिक अब हम इस बात का तयन करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आया पटिशन का दायरा कार और तरामीम को चैलेंज करने का अमल इस अदालत के आईनी दायरा इख्तियार में आता है या नहीं, जिसे आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पटिशन बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है बशर्ते कि उसमें अवामी अहमियत का सवाल हो और यह आइन की तरफ से दिए गए बुनियादी हुकूक में से किसी के निफाज से मुताल्लिक हो। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि पटिशन काबिल समाअत थी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 9 में दी गई शख्सी सलामती, आर्टिकल 14 में दी गई इंसानी वक़ार की ज़मानत, आर्टिकल 24 में दिए गए जायदाद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 25 में दिए गए शहरियों की मसावात के हुकूक की खिलाफवर्जी की गई थी। ताहम इस गैर कानूनी फैसले में इस पर कोई बहस ही नहीं की गई है कि किस तरह ऑर्डिनेंस में की गई तरामीम इन बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी करती हैं। मुतनाज़े फैसले के पैराग्राफ 18 में कहा गया है कि ये तरामीम आइन के आर्टिकल 9, 14, 23 और 24 की खुली खिलाफवर्जी कर रही हैं। पैराग्राफ 31 में कहा गया है कि ऐसा मुकम्मल इस्तिस्ना आइन के आर्टिकल 9, 14, 23 और 24 की खिलाफवर्जी करता है और आइन के आर्टिकल 25 के मुसावी सलूक के हुक्म की भी खिलाफवर्जी करता है। पैराग्राफ 35 में कहा गया कि इससे आर्टिकल 9, 14, 23 और 24 में दिए गए बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं और मुंतखब अवामी ओहदेदारों के एहतसाब में मुश्किल आती है। ताहम फैसले में दिए गए इन बयानात की वजाहत ही नहीं की गई है और ना ही बयान करदा बुनियादी हुकूक के हवाले से तरमीम का तज्जिया किया गया है, ताकि मालूम किया जा सके कि आया वो इनसे मुतसादिम थी भी या नहीं थी। ये काफ़ी नहीं है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार को सिर्फ ये कहकर इस्तेमाल किया जाए कि एक या ज़्यादा बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी होती है। ये तरीका आइन के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने की इजाज़त उन्हीं शराइत के साथ देता है जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। आइन के मुतय्यन करदा शराइत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें फालतू समझा जा सकता है। जिस कानून साजी को चैलेंज किया गया हो उसके और बुनियादी हुकूक के निफाज के दरमियान एक वाज़े ताल्लुक होना चाहिए और ये तय किया जाना चाहिए कि इन हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है या बुनियादी हुकूक का निफाज मुश्किल हो रहा है। अफसोस की बात है कि इस फैसले ने ऐसा नहीं किया। हम मिस्टर इमरान खान नियाजी और सीनियर एडवोकेट ख्वाजा हारिस अहमद की इस बात पर भी कायल नहीं हैं
कि इन तरामीम से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। काबिल एहतराम जजेस ने आइन के आर्टिकल 184(3) के मैंडेट को नज़रअंदाज करते हुए दायरा इख्तियार संभाल लिया और फिर तरामीम की दफात का बारीक बीनी से जायजा ले लिया और ऐसा करते हुए आइन की एक बुनियादी खुसूसियत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन अपने मातहत कायम मुख्तलिफ आइनी इदारों के दरमियान अफ़ाल को तकसीम करता है बशमूल मुक़न्नना के, जिसका बुनियादी काम कानून बनाना है। जब तक कि किसी कानून या उसकी किसी शिक को हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज या उसे ख़त्म नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक उसे दुरुस्त तरीके से नाफिज किया जाना चाहिए और उसकी पाबंदी की जानी चाहिए। इसी तरह कानून साजी को किसी इंतज़ामी इक़दाम के बराबर भी नहीं समझा जा सकता। आइन के आर्टिकल 199 या आर्टिकल 184(3) के तहत इंतज़ामी इक़दाम को मुअत्तल करने या उसे ख़त्म करने या उसे काम करने की हिदायत करने के बरक्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की तरफ से नाफिज करदा कानून साजी का एहतराम किया जाना चाहिए और इसकी इताअत की जानी चाहिए। और अगर सिर्फ ऐसी सूरत में जब कानून साजी आइन से मुतसादिम हो तो आला अदालत उसे जिस तरह करार दे तो वो उसी तरह बरकरार रहती है। बदकिस्मती से हमने ये नोट किया है कि यहाँ ये बुनियादी उसूल 2 बार नज़रों से ओझल हुआ। पहले एक्ट को नज़रअंदाज किया जाना और फिर उसे तब्दील किया जाना, जिसे कुछ बाशऊर जजिस की अक्सरियत ने अपनी ज़ाती राय में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के इजहार ख्याल और पार्लियामेंट के तरामीम से बेहतर समझा, महज इसलिए कि ये अदालत ये समझती थी कि वो पार्लियामेंट से बेहतर कानून का मुसविदा तश्कील दे सकती है। उसे ये इख्तियार नहीं मिलता कि वो पार्लियामेंट की तरफ से नाफिज करदा कानून साजी को ख़त्म या नज़रअंदाज करे। फैसले के मुताबिक कलअदम करार दिए गए फैसले में तरामीम को आइन के बुनियादी उसूलों पर जांचा ही नहीं गया, बल्कि इसके बजाय मुअज़्ज़िज़ जजों ने तरामीम पर अपने मयारात और पैमानों के जरिए गौर किया, जो कि आइन के लिहाज से जायज़ ही नहीं था। हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपने ओहदे के हल्फ की पाबंदी करनी चाहिए जब तक कि कानून वाज़े तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया नहीं जाता। इसका पहले से ऐलान हो चुका हो, उसे नज़रअंदाज या ख़त्म नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में तरामीम को चैलेंज किया गया था, लिहाजा सिर्फ ये तय किया जाना था कि आइन के आर्टिकल 184(3) की 2 पेशगी शराइत को पूरा किया गया या नहीं किया गया। फैसले के मुताबिक कलअदम करार दिए गए फैसले में यह नहीं बताया गया है कि किस तरह तरामीम ने किसी भी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की है जिसका सरसरी तौर पर उसमें जिक्र किया गया था। कलअदम फैसले में आइन के आर्टिकल 9 यानी किसी भी शख्स की सिक्योरिटी का हवाला दिया गया है, लेकिन उसमें मुख्तसरन भी इस बात की वजाहत तक नहीं की गई कि कैसे इन तरामीम से किसी की सिक्योरिटी कमज़ोर या मुतासिर होती है। फैसले में आर्टिकल 14 यानी किसी शख्स के वक़ार की ज़मानत का भी हवाला दिया गया है, लेकिन इस बारे में कोई वजाहत सामने ही नहीं आई कि इन तरामीम से किसी का वक़ार किस तरह मुतासिर होता है। मुतनाज़े फैसले में अगला हवाला आर्टिकल 25 यानी शहरियों की मसावात का दिया गया था, लेकिन इसकी भी कोई वजाहत पेश नहीं की गई और ना ही इसकी वजाहत की गई कि कैसे शहरियों को मुख्तलिफ कवानीन का निशाना बनाया जा रहा है या उनके साथ मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। फैसले में आर्टिकल 23 जो जायदाद से मुताल्लिक है और आर्टिकल 24 जो जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है उनका हवाला भी दिया गया, लेकिन ये तो दूर की बात कि तरामीम या उनके किसी हिस्से ने उन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी की हो। इन आर्टिकल्स के तरामीम से ताल्लुक तक की तशरीह या वजाहत नहीं की गई है। ये बताए, दिखाए या साबित किए बगैर कि कैसे ये तरामीम या उनकी कोई शिक मज़कूरा बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक इन हक़ाइक़ के पेश नज़र ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की जानी चाहिए थी, ये दरख्वास्त खारिज कर देनी चाहिए थी। इस नतीजे पर पहुँचने के बाद हमें अपील कुनंदा के वकील और उनकी हिमायत में बकिया दलाइल पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें यह शामिल है कि बाज़ तरामीम आला अदलिया के फ़ैसलों को नाफिज करने के लिए की गई थी, जबकि मिस्टर इमरान खान नियाज़ी खुद अपनी हुकूमत में बहुत सी उन दफ़ात के मेमार थे जिन्हें बाद में तरामीम में शामिल किया गया और मिस्टर नियाज़ी ने नेक नीति से काम नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जहाँ भी मुमकिन हो वो कानून साजी को बरकरार रखे और उसे फ़ौरन कलअदम ना करार दे, और जहाँ पर किसी कानून साजी के 2 या इससे ज़्यादा मायने निकलते हों वहाँ पर उस तशरीह को तरजीह दी जाए जो दुरुस्त हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पर कानून या इसकी कोई शिक गैर आइनी है तो उसे गैर आइनी करार देकर कलअदम करार ना दिया जाए। अलबत्ता दरख्वास्त और उस पर सुनाया जाने वाला फ़ैसला ये बताने से कासिर है कि किस तरह ये तरामीम गैर आइनी हैं और वो इस हवाले से कायल भी नहीं कर सके। आइन में कानून साजों और अदलिया के किरदार का तयन किया गया है और इस हवाले से हर मुमकिन ख्याल रखा जाना चाहिए कि दोनों में से कोई भी दूसरे की हदूद में तजावुज़ ना करे। आइनी इदारे आवाम को बेहतर सर्व कर सकें और आइन में दर्ज अपने काम
बेहतर अंदाज में सरंजाम दे सकें। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के चौकीदार नहीं हैं। इन वजूहात की रोशनी में हम इन अपीलों को मंजूर करते हुए साबिका फैसले को कलअदम करार देते हैं और पटिशन को खारिज करते हैं। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट लिखा है जिसके मुताबिक मैंने चीफ जस्टिस का लिखा गया फैसला बगौर पढ़ा है और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि कलअदम करार दिए गए फैसले को मुस्तरद करना चाहिए। इंतहाई एहतराम के साथ कहता हूँ कि मेरी राय में वफाक की जानिब से दायर की गई अपील सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 5 के तनाजुर पे पूरा नहीं करती। इस वजह से उसे मुस्तरद किया जाना चाहिए। अलबत्ता प्राइवेट दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दायर करदा अपीलें काबिल समात हैं और उन्हें कबूल किया जाता है, जबकि अक़लियती फैसले में दी गई राय की इस हद तक तौसीक होती है कि आर्म फोर्सेस और आइनी अदालतों के जजेस को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं है और इसकी तफसीली वजूहात बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी। आज के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही है कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना का नया केस ख़त्म हो जाएगा, मगर साथ ही इस फैसले को हुकूमत के लिए NRO 2 भी करार दे रही है। और आम बात यह है कि तोशाखाना के जिस नए केस की बात हो रही है, आज जब अडियाला जेल में उसकी समाअत हो रही थी तो इमरान खान ने नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकियाँ दी। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने समाअत के दौरान अदालत को बताया कि नैब तरामीम केस का फैसला भी आ चुका है, लिहाजा इसको भी देखना पड़ेगा। अदालत ने नैब टीम की दरख्वास्त पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान इमरान खान ने नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी दे दी। इमरान खान अपनी नशिस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास आए और उनसे कहा कि तुमने जो केसेस बनाए हैं इनकी वजह से मेरी बीवी जेल में है, जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, रिहा होते ही तुम दोनों को मैं अदालत लेकर जाऊंगा। जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक नैब तफ्तीशी अफसर इससे पहले भी 4 मरतबा मीडिया को इमरान खान की धमकियों के बारे में बता चुके हैं। इसके अलावा आज इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का फैसला सुना दिया है, हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। इमरान खान ने कहा कि अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कानून पास करवा देते हैं। अब वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन हो गया है, इन्होंने करप्शन के रास्ते खोल दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि जैसे ही मैं रिहा हुआ तो चेयरमैन नैब को पकड़ूंगा, नैब के तफ्तीशी अफसर और वादा माफ गवाह इनाम शाह के ऊपर केसेस करूंगा। इनकी वजह से मेरी बीवी 7 महीने से जेल में है। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख मालियत के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ लगा दी। इमरान खान ने मजीद कहा कि DG ISPR ने कहा है कि वो इम्पार्शल और गैर सियासी हैं। फ़ौज अगर अब गैर सियासी हो गई है तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। गैर सियासी कहने से नहीं है, अमाल से होते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हम हमेशा गैर सियासी थे तो इससे बड़ी गलत बयानी कोई नहीं हो सकती। अगर ये गैर सियासी हैं तो मेजर और कर्नल का जेल में क्या काम है? 8 फरवरी को किसने धांधली करवाई? मैं आज इनसे अपील करता हूँ, खुदा के लिए गैर सियासी हो जाओ, मुल्क तबाही के दहाने पर है। 9 मई की CCTV फुटेज इनके पास हैं, वो सामने लाएँ। 9 मई हमारी पार्टी ख़त्म करने के लिए कराया गया, मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया, इसकी इंक्वायरी कराएँ। इमरान खान ने कहा कि ये मुझे जनरल फैज़ हमीद से डरा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद जब भी मिलने आता था वो जनरल बाजवा की इजाज़त से आता था। ISI चीफ, आर्मी चीफ के मातहत होता है। जनरल बाजवा को ट्रायल से बाहर रखा हुआ है क्योंकि रजीम चेंज उसने किया था। जनरल बाजवा को इंक्वायरी से क्यों बाहर रखा गया है? जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल बदनीयती पर मबनी है। जनरल बाजवा को ट्रायल में शामिल किया गया तो सारे भेद खुल जाएंगे। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। नैब तरामीम बहाल करने के आज के फैसले पर जहां इमरान खान हुकूमत को NRO 2 मिलने का दावा कर रहे हैं तो साथ ही अपने खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और नया तोशाखाना रेफरेंस पर फारिग होने का भी बयानिया बना रहे हैं।